ये 4 लिंक को यू हैव टू फॉलो, हमें इसी स्टेप से जाना है। सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है, अर्ली रिकॉग्निशन एंड द एक्टिवेशन। अर्ली रिकॉग्निशन किस चीज का रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन की क्या पेशेंट सच में कार्डियक अरेस्ट है। अच्छा ये बताइए, हम कार्डियक अरेस्ट का बात कर रहे हैं, क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग चीज है? पीछे से हाथ उठाएं, दोनों एक ही चीज है, जो एक ही चीज बोल रहे हैं, जो एक ही है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, वो हाथ उठाएं। नहीं, अलग अलग है। क्या अलग है? देखो ये ना, ये एक्चुअली सीएमई नहीं है, ये वर्कशॉप टाइप का है। वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जब आप हमसे पूछेंगे और जब हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे तभी इसका फ्रूटफुल डिस्कशन होगा और होल डे हमें मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा, वन साइड स्टोरी हो जाएगा। धीरे धीरे पता चला पीछे में कोई मोबाइल देख रहा है, कोई सो गया है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उससे मजा नहीं आएगा, है ना। तो क्यों है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक चीज क्यों नहीं है? हार्ट अटैक मतलब क्या? हार्ट अटैक हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको हार्ट अटैक आ गया, इन्फेक्शन। तो ये वन ऑफ द कंपोनेंट कार्डियक अरेस्ट का एक कॉज है, ठीक है। एक कॉज है कार्डियक अरेस्ट का, बहुत सारा कॉज होता है। हार्ट स्टॉप होने का बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। वी विल डिस्कस क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक कॉज है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, एक कॉज है 10 कॉज मेनली इसमें जो है 5H एंड 5C बोला जाता है। 5H से रिलेटेड कॉज है, 5T से रिलेटेड कॉज है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो हार्ट अटैक जो है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो है, MI जो है, वन ऑफ द कॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो सबसे पहले वी हैव टू रिकॉग्नाइज, जब रिकॉग्नाइज कर लेंगे यस दिस पेशेंट इज इन द कार्डियक अरेस्ट, जब हमने ये रिकॉग्नाइज किया तो हम एक्टिवेट करेंगे। क्या एक्टिवेट करेंगे? हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट करेंगे। कैसे एक्टिवेट करेंगे? हमारे पास जो भी हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, और आपके पास हो सकता है आपके फोन कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा नंबर हो, जैसे उसने मुझे फोन किया जब उसकी वाइफ ने हैंग कर लिया, तो हम हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके उससे इमीडिएट हेल्प मांगेंगे। So early recognition and the activation of the emergency medical services, this is the first core link in the adult basic cardiopulmonary life support. Then the next is आपका सर्विसेज जो आपने हेल्प मांगा है, it will take time। आप immediately पेशेंट को अर्ली हाई क्वालिटी CPR देंगे। इसमें सिर्फ CPR वर्ड में लिखा हुआ है, every word is very important। Early, start as soon as possible after the recognition of the cardiac arrest, give the high quality CPR। क्या होता है high quality CPR? That will be discussed by Dr. Yashwant Singh। Then next, give the early defibrillation। डिफिब्रिलेट करना होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज जो कार्डियक अरेस्ट का होता है, चाहे जो भी कॉजेज हो, बेसलाइन कॉजेज, हाइपोक्सिया हो, हाइपरकार्डिया हो, हाइपरकैलिमिया हो, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस हो, कार्डियक टेम्पोनेट हो, अल्टीमेटली पेशेंट जो होता है या तो PF या पल्सलेस ब्रीथिंग में जाकर के अरेस्ट में। तो अर्ली डिफिब्रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफिब्रिलेट करना होता है हमें। जो हमारे पास जो डिफिब्रिलेशन होता है, आप लोग सब लोग देखे होंगे, आपके आईसीयू में मैनुअल डिफिब्रिलेटर होता है। और अभी हमने क्या बोला कि हमारे पास जो है बहुत नॉलेज नहीं है एज ए बेसिक केयर प्रोवाइडर, तो उन लोगों के लिए जो होता है दैट इज द AED। क्या है AED? वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो इसका भी काम डिफिब्रिलेट करने का है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हम लोग के पास है। वी विल शो यू आल्सो। सो गिव द अर्ली डिफिब्रिलेशन। अगर आपके पास डिफिब है या आपके पास AED है, गिव, या आपने जिसको कॉल किया उसको बोलना है आपको कि आपको जो है AED लेकर के आना है। एंड जैसे ही वो आ जाए, जिस समय भी आप कार्डियक कंप्रेशन के साइकिल में रहे, आप इमीडिएट यूज दैट AED और मैनुअल टू गिव दैट डिफिब्रिलेशन। So that is the early defibrillation, the third link, and fourth early transfer। आपने पेशेंट को डिफिब्रिलेट कर रहे हैं, हाई क्वालिटी CPR कर रहा है, आपका एम्बुलेंस आ गया, आप ऑनगोइंग CPR करते हुए, या पेशेंट हो सकता है कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अचीव कर लिया हो, पेशेंट का पल्स आ गया हो, पेशेंट का कोई लीव मूवमेंट होना शुरू हो गया हो, पेशेंट कफ करना शुरू कर दिया हो, उसका मतलब पेशेंट का साइन ऑफ लाइफ अचीव कर लिया, एंड देन ट्रांसफर द पेशेंट टू द हायर सेंटर। और
those centers where the cath lab facility is available. So these are the very important 4 links for the adult BCLS. We have to follow the links for the best outcome of that patient. That is the early recognition and the activation. Next, the high quality CPR, then early defibrillation, and then transfer the patient to the third or tertiary care. Now, the first component क्या था? सबसे पहला early recognition and activation. कैसे करेंगे recognize? कैसे, कब, किसको हम बोलेंगे, कैसे जानना चाहेंगे कि नहीं ये पेशेंट जो है ये कार्डियक अरेस्ट में, कैसे? कुछ तो साइन दिखाएगा ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आप मुझे सोचेंगे कि नहीं ये पेशेंट डॉक्टर विक्रम गुप्ता है जो कार्डियक अरेस्ट में है, तो क्या ऐसा दिखेगा जब आप उसके ऊपर दौड़ के जाएंगे और आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे यस मैं पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में हो सकता है, यस पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो, पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गया आपके सामने, या पेशेंट पहले से कोलैप्स पर आ रहा है और पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, पेशेंट में कोई तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई मोशंस नहीं है पेशेंट का, तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव रहेगा। तो अनरिस्पॉन्सिव का कॉज बहुत सारे हो सकते हैं। अनरिस्पॉन्सिव कॉज हो सकता है कि पेशेंट को जो है ब्रेन हेमरेज हो गया हो सकता है कि पेशेंट ने जो है रात में एक्सेसिव स्लीपिंग पिल्स खा लिया हो सकता है कि पेशेंट को कोबरा बाइट कर दिया हो सकता है पेशेंट को कोई ब्रेन इन्फेक्शन हो गया हो, मेनिंजाइटिस हो, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है पेशेंट को सिवियर मलेरिया हो गया हो। तो पेशेंट का अनरिस्पॉन्सिव का कॉज कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वो अनरिस्पॉन्सिव बिकॉज ऑफ द लो कार्डियक आउटपुट, बिकॉज ऑफ द हार्ट स्टॉप हुआ है? हो सकता है कि पेशेंट का हार्ट ही ना चल रहा हो, हार्ट नहीं चलेगा तो ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो जब भी कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव देखे इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में ही है। पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, कोई तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, गया सीधे सीपीआर स्टार्ट कर दिया, हो सकता है पेशेंट का हार्ट चल रहा हो। तो जब भी कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, पेशेंट का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपको सर्च करना है कि क्या ये कॉज ऑफ अनरिस्पॉन्सिव इज बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट और नॉट, और डिजीज कन्फाइंड सिर्फ ब्रेन में तो नहीं। तो जब आपको सर्च करेंगे कैसे सर्च करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट के कारण है या नहीं है? So when you observe a person suddenly collapsing in front of you, or somebody is already collapsed when you saw him or her first, or you have arrived at a scene during a lay person is providing the CPR. ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों में से आज सब लोग BCLS प्रोवाइडर हो जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और आपने जान लिया कि नहीं वो जो आपका कोई एक आपने आज सीख के गया, हो सकता है 4 दिन बाद कोई पेशेंट आपके सामने कोलैप्स हो जाए, आपने आइडेंटिफाई किया कि 10% इन द कार्डियक अरेस्ट और आप ऑलरेडी सीपीआर दे रहे हैं। इन दिस सिचुएशन यू कैन रिकॉग्नाइज कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं है। कैसे करेंगे आप पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया, अब कैसे जानेंगे पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं? कॉमन सेंस, क्या करेंगे? पल्स चेक करेंगे। कहाँ का पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड, जो रेडियल, हर समय तो रेडियल देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम टाइम डॉक्टर के पास को दिखाने जाता है तो हाथ में रेडियली देख के बताता है। कैरोटिड क्यों जा रहा है? कैरोटिड कितना बार देखते होंगे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप लोग? बहुत कम लोग होते हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सीधे पेशेंट आया है कैरोटिड पल्स देख रहे हैं। तो कैरोटिड क्यों देख रहे हैं, रेडियल क्यों नहीं देख रहे हैं? रेडियल इट इज नियरर टू हार्ट, हार्ट ऑलरेडी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा हो तो बहुत लो कॉन्ट्रैक्टिव हो, तो थोड़ा बहुत में जो इजेक्ट होगा वो हमें नियरर टू हार्ट है, सेंट्रल पल्स है, हमें पता चल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ तक ब्लड का फ्लो हो ही ना रहा हो, लो फ्लो हो, लो कार्डियक आउटपुट आ रहा हो, पेशेंट ऑलमोस्ट जाने वाले कोलैप्सिंग फेज में, हार्ट एकदम धीरे धीरे कर रहा हो कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कंडीशन में हमें पल्स जो है पेरिफेरी तक नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज व्हेन द पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, देन टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक अरेस्ट वी हैव टू पाल्पेट द सेंट्रल पल्स, नॉट द पेरिफेरल पल्स। ठीक है, तो हम लोग कैरोटिड देखेंगे, और साथ में क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होता है, जो हम लोग इतना सीखने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी वो गलती हम लोग कितना भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे वो होता ही होता है। वो क्या है? वो क्या है? इंटरप्शन, मैक्सिमम इंटरप्शन।
है ना? अच्छा रुक जा, इंटूबेट करने दो, इंटूबेट में दिक्कत हुआ, अच्छा होल्ड करो कार्डियक कपल, एक बार इंटूबेट तो कर ले, पर अच्छे से जाएगा नहीं। लोग सोचते हैं इंटूबेट कर देंगे तो पेशेंट बच जाएगा, कार्डियक अरेस्ट को रोक करके अगर इंटूबेट कर दिए तो पेशेंट बच जाएगा, ये मैक्सिमम लोगों का थिंकिंग अभी भी है। नो, इंटूबेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर पेशेंट बैगर मार्क्स से वेंटिलेट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटूबेशन के लिए हरी नहीं होना है, लेकिन चेस्ट कंप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेस्ट कंप्रेशन को रोक के, उसको इंटरप्ट करके हमें पेशेंट का एयरवे सिक्योर नहीं करना है अगर पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है आपके बैगर मार्क्स से, ठीक है?